In 1875, Colonel Olcott and Madam H.P. Blavatsky established Theosophical Society. Established Theosophical Society. Theosophical Society in न्यूयॉर्क। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं बनाई थी उन्होंने, इन न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में बनाई थी, अमेरिका। फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये ज्यादातर पूछते हैं इसके, लिखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी is to promote, main objective of Theosophical Society to promote वैदिक हिंदू रिलीजन। जो आपका ऋग्वेद का, लिख देना ऋग वैदिक हिंदू रिलीजन, खास तौर पे उसको प्रमोट करने के लिए था इनका, टू प्रमोट ऋग वैदिक हिंदू रिलीजन, टू प्रमोट ऋग वैदिक हिंदू रिलीजन, ऋग वैदिक हिंदू रिलीजन। बस इसमें बाकी हमने नहीं करना, भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिएगा अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट लिखिए, जो सामने आपको दिख रहा है, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, इसमें लिखिएगा, दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड द मेन, और इसका एक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता, मैं पहले बता दूं। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव was to promote, क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, was to promote वेस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न एजुकेशन, दोनों चीजें, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न एजुकेशन बिटवीन दी मुस्लिम स्टूडेंट्स। क्योंकि वो लोग पढ़ नहीं रहे थे तो इनको लगा कि करना चाहिए, बिटवीन दी मुस्लिम स्टूडेंट्स, बिटवीन द मुस्लिम स्टूडेंट्स। कितना अच्छा होगा, फिलॉसफी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जो है, जो भी मुस्लिम सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स हैं, उससे क्या निकलेंगे, ये लोग बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बहुत कोशिश की उन्होंने। अच्छा, फिर लिखिए, इन 1870, इन 1870, 1870 मैंने लिखा हुआ है, इन 1870 ही स्टार्टेड पर्शियन मैगजीन। 1817 ही स्टार्टेड पर्शियन मैगजीन, ये नाम उसका लिखा हुआ है, लिख लो उसको, तहजीब उल अखलाक। ही स्टार्टेड पर्शियन मैगजीन, ही स्टार्टेड पर्शियन मैगजीन, तहजीब, पर्शियन मैगजीन तहजीब उल अखलाक। ठीक है, ये इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की, पर्शियन मैगजीन तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, इस मैगजीन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी उनकी कह सकते हो कि फिलॉसफी है सर सैयद अहमद खां की, अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन एंड अबाउट द रिफॉर्म्स इन दी मुस्लिम सोसाइटी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा करते थे और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग को मैगजीन पढ़े तो उनके भी जो साइकोलॉजी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक उनको इसमें सक्सेस भी मिली। ठीक है, अच्छा फिर लिखिए, ही ऑल्सो स्टार्टेड, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, ही ऑल्सो स्टार्टेड राम, सॉरी राज होगा यहाँ पे, राम हो गया गलती से, राज, RAJ, राज भक्त मुसलमान। ही ऑल्सो स्टार्टेड राज भक्त मुसलमान मैगजीन, राज भक्त मुसलमान मैगजीन, राजभक्त मुसलमान मैगजीन इन 1858। ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, इन 1858, राजभक्त मुसलमान मैगजीन इन 1858। फिर लिखिए, ही ऑल्सो रोट अ बुक, ये किताब का नाम है, ही ऑल्सो रोट अ बुक, लिख लो, असबाब ए बगावत ए हिंद। ही ऑल्सो रोट अ बुक, असबाब, असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद।
ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, कंटेंट की बात करूं, तो इस बुक में जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इस बुक के थ्रू इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस रिवॉल्ट के लिए जो ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्सिबल बताया था आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कि वो मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये रिवॉल्ट शुरू किया था। तो इस बुक में इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से या उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था। ये रिवॉल्ट में मुसलमान बहुत बाद में एड ऑन हुए या इंक्लूड हुए। ये रिवॉल्ट आपके फार्मर्स ने, सोल्जर्स ने, ट्रेडर्स ने, जमींदारों ने, राजाओं ने किया था, ना कि मुसलमानों ने किया था। मतलब बाद में वो लोग इस रिवॉल्ट को जिन्होंने ज्वाइन किया ये भी सच है, लेकिन ये चाहते थे कि भाई जो मुसलमानों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक तरीके का एलिगेशन लगाया है कि रिवॉल्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इस किताब से इन्होंने कोशिश की वो थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश की, बट ठीक है वो एक अलग चीज है। अच्छा, फिर एक और चीज लिखिए। इन 1864, इन 1864 ही established साइंटिफिक सोसाइटी। ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने की। इस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी, स्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर। स्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर, साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर। और इसका भी ऑब्जेक्टिव वही था कि भाई जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है वो किसके बारे में समझे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो वेस्टर्न में पढ़ाई जाती है उसके बारे में वो लोग क्या करें, पढ़ना शुरू करें। बट कई लोग नहीं आते थे। अच्छा, फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके। इन 1863, इन 1863, इन 1863 he established a English medium school in Gazipur, established a English medium school in Gazipur, in Gazipur, to teach English to the Muslim students, to teach English, to teach English to Muslim students. वो भी कोशिश की भाई इंग्लिश सीखें वो, to teach English to the English, to teach English to Muslim students। क्योंकि कई लोगों को उस समय, और हमारी कम्युनिटी में भी, हिंदू कम्युनिटी में उस समय यही लगता था कि अगर आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस समय के जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किए थे कि उस इंग्लिश स्कूल में दे आर व्हाट टर्निंग द चिल्ड्रंस टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। और कुछ हद तक ये बात सच भी हुआ करती थी। और यही मुसलमानों को भी डर लगता था कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे तो दे वर व्हाट टुवर्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। और कुछ हद तक सही भी था, ये होता भी था। खैर, अगला लिखिए। इन 1875, जो आज भी है, इन 1875, in 1875 he established अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, अलीगढ़, अलीगढ़ प्राइमरी, अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, विच लेटर ऑन, विच लेटर ऑन, तो ये इनका स्कूल था आपका अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल, विच लेटर ऑन, later on becomes Mohammedan Anglo-Oriental College, which later on becomes Mohammedan। पहले स्कूल स्टैब्लिश किया, इसके अच्छा खासा उनको जो क्वीन विक्टोरिया थी या ब्रिटिशर्स थे उनकी तरफ से उनको बड़ा सपोर्ट मिला। तो विच लेटर ऑन बिकम्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका ईयर लिख लो ब्रैकेट में, कब बना ये, यही प्राइमरी स्कूल कॉलेज कब बना, 1877। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज। एंड उसके बाद AMU, एंड देन AMU, इसी को हमने फिर नाम चेंज कर दिया AMU, बाद में इन्होंने नाम चेंज किया, एंड AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, इन 1920, इन 1920। तो जो आपका सफर जो है स्टार्ट 1875 से हुआ था, वो फाइनली 1920 में जाके क्या बन गया, AMU, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसलिए हम लोग कई बार जब पढ़ते हैं तो ये कहते हैं भाई AMU की स्थापना जो है किसने की, तो टेक्निकली देखा जाए तो AMU तो बहुत बाद में नाम पड़ा, 1920 में पड़ा, बट इनिशियल जो खुला वो आपके अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल के तौर पे आपके सर सैयद अहमद खान साहब ने इसको खोला। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लो जो शायद थोड़ा सा इन डेप्थ में आ जाए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ AMU, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ AMU
first principal of AMU was Theodor Bank. THIO थियोडर बैंक, ये ब्रिटिश वो थे, ब्रिटिशर थे, उनको पहला प्रिंसिपल बनाया गया था, थियोडर बैंक, थियोडर बैंक। ठीक, अच्छा फिर लिखिएगा इन 1888 in 1888 1888 with राजा शिव प्रसाद with राजा शिव प्रसाद ही स्टैब्लिश, जो आप सामने देख रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ही स्टैब्लिश यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। चलिए अगला लिखिए अहमदिया मूवमेंट, अगला हेडिंग डालना अहमदिया मूवमेंट। इसमें लिखो सर वो क्या था, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अगला लिखिएगा अहमदिया मूवमेंट, इसमें लिखिएगा स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889। ये कब इन्होंने स्टार्ट किया था? मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889। और कहाँ शुरू हुआ था? फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब। ये शुरू इन्होंने किया था आपका गुरदासपुर पंजाब, ठीक है। फिर लिखो दिस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज, जो इसका एक अल्टरनेटिव नेम हमें मिलता है कई किताबों में, दिस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज कदियानी मूवमेंट, दिस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज कदियानी मूवमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में आए कि भाई कदियानी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो भी मिर्जा गुलाम अहमद, और अहमदिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो भी उसका आंसर क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखिएगा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट टू रीस्टैब्लिश the main objective of this movement to re-establish Islam in India, to re-establish ऐसे लिख लो प्योर इस्लाम, या प्योर, हाँ यही वर्ड लिखो, प्योर इस्लाम इन इंडिया, फिर एक और पॉइंट लिखिए, शायद एग्जाम में आ जाए। इन 1890 he wrote a book, एक किताब इन्होंने लिखी, he wrote a book, लिखो किताब का नाम बहरीन ए अहमदिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी, बहरीन ए अहमदिया, wrote a book बहरीन ए अहमदिया, ठीक है। तो अगर जैसे बहरीन से याद रहेगा आपको शायद, या बहरीन या अहमदिया से याद रहेगा भाई किताब किसने लिखी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। फिर लिखिएगा अगला देवबंद मूवमेंट या दियोबंद मूवमेंट, या देवबंद मूवमेंट भी, कई बुक्स में दियोबंद भी बोलते हैं, पर देवबंद मूवमेंट। चलिए इसमें लिखिएगा स्टार्टेड बाय, ये नाम जो है लिख लीजिए, मोहम्मद कासिम ननोतवी, ये पहले पर्सन हो गए, मोहम्मद कासिम ननोतवी, और दूसरा लिख लो मोहम्मद रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननोतवी और दूसरा पर्सन मोहम्मद रशीद अहमद गंगोही।
तो लास्ट नाम याद रखना बस, ननोतवी आपको याद रहना चाहिए और गंगोही याद रहना चाहिए। एग्जाम में आएगा तो पहचान लोगे भाई हम कहाँ की बात कर रहे हैं, देवबंद मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट बना के, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट टू प्रोपोगेट, यानी कि एडवर्टाइज करना, प्रचार प्रसार करना, टू प्रोपोगेट कुरान, टू प्रोपोगेट कुरान, QUARN, कुरान एंड हदीस, कुरान कुरान एंड हदीस, कुरान एंड हदीस इन इंडिया, कुरान एंड हदीस इन इंडिया, ठीक है, ये चीज इनको करना था। और फिर लिखिए, therefore in 1866, therefore in 1866, 1866 they established, they established Darul Uloom, da DARUL, Darul, Darul Uloom, Darul Uloom, Darul Uloom near Saharanpur, Darul Uloom near सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में आपने एक जगह सुनी होगी देवबंद, जब भी हमारा वो होती है ना कांवड़ यात्रा होती है तो बसेस जो हैं ये देवबंद से होके घूम के जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि वो पूरा जो इलाका है, पूरा मतलब कह सकते हो गांव जो है देवबंद, वो पूरा वहां पर क्या स्टैब्लिश कर रखा है, दारुल उलूम। तो वहां पे जितना आपके जाओगे तो वहां पे जो आपको सारी मस्जिदें मिलेंगी, सारे आपको जो यूनिवर्सिटीज हैं वही मिलेंगी आपको, जो ये दारुल उलूम के अकॉर्डिंग चलती हैं। और वहाँ पे कुरान और हदीस के ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलते हैं, PG के कोर्सेज चलते हैं, पब्लिकेशंस वहाँ पे हदीस और कुरान के होते हैं, आयतों के पब्लिकेशंस होते, सारा काम वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है जो वहाँ पर हो रही है, अपने लोगों को सिखाते हैं ये लोग, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, लोअर कास्ट मूवमेंट, राइट डाउन हेडिंग, अगला हेडिंग डालो, लोअर लोअर कास्ट मूवमेंट, लोअर कास्ट मूवमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोअर कास्ट मूवमेंट भी बहुत चले हैं, लोअर कास्ट मूवमेंट, और यहाँ से भी फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उधर से नहीं आया तो उधर से आ जाएगा, लोअर कास्ट मूवमेंट। तो मैं आप लोग को मेन करा देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, लोअर कास्ट मूवमेंट। चलिए, तो पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और लिस्ट में जो जो इंपॉर्टेंट होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत हम लोग का टाइम लगेगा उसमें। तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, आप लोग 3 कॉलम क्रिएट करेंगे। पहला लिखो इंस्टीट्यूशन, लोअर कास्ट मूवमेंट में पहला लिखिएगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और सेकंड कॉलम में लिखिए फाउंडर, किसने शुरू किया था। यहां से मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आपका ईयर हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहला लिखिएगा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, और नाम में गड़बड़ी मत करना, बहुत मिलते जुलते नाम है, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। ये आपकी शुरू की, एस्टैब्लिश किया इसको VR शिंदे, VR शिंदे, ठीक है, VR शिंदे। और ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इसका है 1906, ठीक है, 1906। मैक्सिमम प्रीलिम्स में ये लोग एक तरफ ये इंस्टीट्यूशन पूछ लेंगे और उसका फाउंडर, बहुत रेयर होता है कि ईयर भी पूछ लें। तो आपको ध्यान रखना है, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, VR शिंदे। दूसरा लिखिएगा, सर ये जो सत्याशोधक समाज है, ये इसके नीचे लिखना अरे है नहीं, अरे नहीं, इंस्टीट्यूशन फाउंडर। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मुझे ब्लैंक स्लाइड नहीं मिली ना, वो इसी में लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सर। वो ब्लैंक स्लाइड मुझे मिली नहीं ना, इसलिए उसको हटा दो भाई। और अदिति, ये लिखा तो नहीं सत्यशोधक समाज, 3 कॉलम बनाया ना। नहीं सर, नहीं लिखा मैंने। हाँ, सेकंड लिखिएगा बहुजन समाज मूवमेंट, बहुजन समाज मूवमेंट। अब ये किसने शुरू किया, लिखो शंकर राव जाधव, शंकर शंकर राव जाधव, ठीक है, शंकर राव जाधव। इसका ईयर ब्लैंक कर दो, क्योंकि ईयर हमें किसी किताब में मिलता नहीं है, बट
ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कि बहुजन समाज जो मूवमेंट है किसने शुरू किया, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी हम लोअर कास्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ज्यादा जब आपने पढ़ा नहीं होता ज्यादा कुछ इनके बारे में, तो या तो आपके दिमाग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम आ रहा होता है, या फिर जो आपका ज्योतिबा फुले हैं उनका नाम याद आ रहा होता है, या फिर काशीराम हो गए, या बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती, इन सब के नाम आपको दिमाग में चलते हैं, ठीक है। बट ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, थर्ड आपका लिखिएगा सत्य शोधक समाज, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। इसका लिखिएगा ज्योतिबा फुले, तो मैं अभी नाम बोल रहा था आप लोग को, ज्योतिबा फुले। और ये पक्का आप लोगों ने नाम कभी ना कभी सुना होगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले। इसमें लिखिएगा इनका ईयर लिखिए 1873, 1873, 1873। फिर चौथा लिखो दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन। अब देखो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, दी ऑल इंडिया, दी ऑल इंडिया डिप्रेस, डिप्रेस क्लास फेडरेशन, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो मैंने आपको लिखाया था वो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी थी, और यहां पे आखिरी में वर्ड क्या आ रहा है, फेडरेशन आ रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा इनको सेपरेट करने की कोशिश करना। तो फेडरेशन का लिख लो भाई, इसका फाउंडर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। जब एग्जाम में आएगा तो अगर सोसाइटी वर्ड आ गया, डिप्रेस क्लास सोसाइटी आ गया, तो भाई वी आर शिंदे करना। और डिप्रेस क्लास हो सकता है कि ऑल इंडिया ना दे, खाली क्या दे दें, डिप्रेस क्लास फेडरेशन दे दें, तो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टिक करके आइएगा, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है कब किया था, 1920 में, 1920 में जो है इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया था। फिर अगला लिखिएगा बहिष्कृत, बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत, बहिष्कृत हितकारिणी, हितकारिणी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका लिखिए भाई फाउंडर अगेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और स्टैब्लिश इन्होंने किया था 1924 में, 1924। देन अगला लिखिएगा समाज समता संघ, समाज समता संघ, ठीक है, समाज समता संघ। इसका दोबारा लिखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1927, 1927। उसके बाद लिखिएगा ऑल इंडिया, फिर से आ गया ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो यहां अब तीन आपके सिनोनिम्स कह सकते हो, मिलते जुलते नाम हो गए। पहला हो गया डिप्रेस क्लास सोसाइटी, एस फॉर सोसाइटी, तो शिंदे टिक करके आना। डिप्रेस क्लास फेडरेशन अगर आएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टिक करके आना। और ये वाला आ गया क्या, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, तब आप टिक करके आएंगे क्या, हमारे गांधी जी, ठीक है। क्लियर है, एसोसिएशन क्या हो गया आपका, लास्ट का भी याद रखो तो थोड़ा सा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। तो एसोसिएशन का रिलेशन किससे हो गया, गांधी जी से। फेडरेशन का रिलेशन हो गया अंबेडकर जी से। और सोसाइटी का रिलेशन जो हो गया शिंदे से। कुछ इस तरीके से याद रखना, एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं आसपास नाम जो मिलते हैं। अच्छा फिर लिखिए, एक और लिखो
सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक लिख लिया? अभी याद हो गया सर फेडरेशन? इनका ईयर हाँ, ईयर इनका लिख लीजिए 1932। ठीक है। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा, नेक्स्ट आपका। तो मुझे कौन बताएगा, कोई बता दो मुझे कि आपका जो गढ़वाल था वो कब बना था, बिना देखे। और उसके बाद 1869 1859, 69 69 69 कि 39, 39, 40, 54, क्या था? 39 सर 839। गढ़वाल, पौड़ी और कुमाऊं। मैंने बोला था ना, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में क्या आ गया था? पौड़ी आ गया था। और बिना देखे बताओ 1960 में क्या बना था? दिखाया था मैंने आप लोगों को, अब तक रिवाइज नहीं किया वो? अच्छा, नैनीताल और अल्मोड़ा कब बना था? 1891। 1891। देख के बताया श्रुति कि बिना देखे? नो सर। चलो खैर, कोई बात नहीं। देखो, आप उस बात को समझो। आ, हम लोग क्यों इतने सालों से बोल रहे हैं, जो आपकी परीक्षा वाड़ी है, नो डाउट पहले भी उससे सारे क्वेश्चन आते थे, और आज भी, और आने वाले 26 तारीख को, 17 को भी उसी से क्वेश्चन आएंगे। बट फैक्ट ये होता है कि कौन उस किताब को कितनी बार पढ़ रहा है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिले, कहीं बाहर से नहीं मिलने, मतलब सारे का मतलब ये है कि लगभग लगभग आपके 60 to 70% क्वेश्चन उसी किताब से आ जाते हैं। बाकी के 30-40% क्वेश्चन जो बचे, वो फिर हम लोग, जो आपको मैं मिसलेनियस दे रहा हूँ, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, उससे आ जाएंगे। लेकिन जितना उस किताब को आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार आपको समझ आपकी बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके पूरी किताब को हाईलाइटर से हाईलाइट करो, मतलब छप जानी चाहिए किताब, तो आपके 60-70% क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और ये बहुत बड़ा डेटा होता है क्वालिफाई करने के, चाहे आप अपर ले लो, लोअर पीसीएस ले लो, या अपना आने वाला आपका 26 तारीख का पेपर ले लो, या आर ले लो। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ही उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कल के लिए, कल परसों के लिए। दो चीजें पढ़ना आपको उस किताब से। एक तो आपका उस किताब में आपको क्या मिलेगा, चंपावत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत के बारे में, वहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स हैं, कौन कौन से आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन से आपके आश्रम हैं। ठीक है, तो चंपावत पढ़ेंगे आप लोग 2 दिन, सैटरडे और संडे को। तो चंपावत एक वहां से उस किताब से पढ़ना, परीक्षा वाणी से चंपावत। और लिखने का आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है। टाइम का सेंस ये है कि लिखोगे फिर उसको पढ़ोगे, कोशिश करना उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करो, जो मेन मेन है आपका। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट उसका पढ़ना आप चंपावत के बाद अल्मोड़ा। ठीक है, उसी को बाउंड्री अल्मोड़ा। 2 चैप्टर्स आपको उस किताब से पढ़ने, तो ये हो गया आपके कुमाऊं के। ठीक है, इस 2 दिन के अंदर। तो अच्छी तरीके से हाईलाइट करना। मैं फिर मंडे को क्वेश्चन पूछूंगा उससे, अगर क्वेश्चन का सेंस मतलब ये ओरली पूछूंगा, अगर एमसीक्यू होंगे तो एमसीक्यू पूछ लूंगा। और ऐसे ही गढ़वाल से 2 डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ने हैं, एक आपका चमोली और दूसरा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी, उस किताब से ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको इन 2 दिनों में पढ़ने हैं। मेन आपका देखो, जब पढ़ोगे तो आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। टेम्पल्स हो गया, टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, आश्रम हो गए, और बुग्याल हो गए। ठीक है, बुग्याल भी आपको मिल जाए, पढ़ोगे तो बुग्याल भी मिल जाएंगे, जैसे उत्तरकाशी के बुग्याल मिल जाएंगे, चमोली के बुग्याल मिल जाएंगे, अल्मोड़ा में कुछ बुग्याल हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो कई बार ये बुग्याल भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको उत्तराखंड में मिलेगी, नौला। किसी को पता है नौला क्या होता है? ऐसे हिंदी में लिखा होता है नौला। हमारे उत्तराखंड में आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटी छोटी जगहों पे आपको नौला पक्का मिलेंगे। ये नौला क्या होते हैं, किसी को पता है? स्मॉल रिवर्स। स्मॉल रिवर्स? अच्छा नहीं, स्मॉल रिवर्स तो नहीं बोल सकते उसको। चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता? अदिति, कोई ध्यान नहीं? कभी देखा भी नहीं होगा खैर आप लोगों ने। नो असल सर। असल में ये आपके जो हैं, जितने भी हमारे क्या थे, चंद राजा थे, चंद शासक थे, उसके बाद जो परमार शासक आए, लेकिन खास तौर पे जो चंद शासक आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने क्या बनाए थे, जगह जगहों पर एक सर्टेन डिस्टेंस पर आपके वाटर स्टोरेज बनाए थे। और पानी के वो स्रोत होते हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज से पानी आता है, और बाकायदा वो कम से कम 2 से 3 फीट के आपके एक वेल टाइप के होते हैं। ठीक है। और उनके ऊपर, इनके ऊपर अच्छा खासा क्या बनी होती है, बिल्डिंग बनी होती है, आर्किटेक्चर होता है, डिजाइनिंग होती है। तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं, नौला बोलते हैं। और दूसरी बात,
ये नौला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हुए, मतलब एज अ स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि इन नौला में क्या लिखा होता था, स्क्रिप्शंस हुआ करते हैं, पत्थरों में लिखे होते हैं, कुछ में कॉपरेट प्लेट के, कि किस राजा ने कब बनवाया और उस समय कौन राज कर रहा था। तो हमें बहुत सारी जानकारी इन नौला के जो इंस्क्रिप्शंस थे कि भाई इस टाइम पीरियड पे ये चंद शासक था, इस टाइम पीरियड पे ये परमार शासक था, या इस टाइम पीरियड पे ये कत्यूरी शासक था। ठीक है, इसलिए हम लोग ये नौला पढ़ते हैं। एक आप पढ़ोगे, जब चंपावत पढ़ोगे, एक हथिया नौला, उसकी बड़ी अच्छी कहानी पढ़ोगे उसमें आप। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको, तो नौला भी आपको जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे तो नौला भी मिलेगा। तो नौला हो गया, बुग्याल हो गया, मंदिर हो गया, टूरिस्ट प्लेसेस हो गई और आश्रम हो गए। और जब एक कदम और इसमें पढ़ते रहोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पासेस और ग्लेशियर्स और पीक। ध्यान रहेगा क्या क्या चीजें पढ़नी, इसको लिख लो, एक आइडेंटिफाई कर लो इसको, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। टेम्पल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, उसके बाद नौला अगर मिल गया वहां पर लिखा होगा तो, उसके बाद बुग्याल, उसके बाद आपका क्या, पीक और पासेस। क्लियर है, लिख दिया साथ में। तो हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके वो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो हमने आखिरी कर लिया था अनुसूचित जाति, ये करा दी थी मैंने आप लोग को, नहीं कराया था अभी। एक और लिखो, अनुसूचित जाति परिसंघ। ये हो जाएगा अदिति, स्तुति, आप लोग का। सर आपने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन लिखा था लास्ट। हाँ, अभी मैं दूसरा लिखा रहा हूं, इसी के आगे कंटिन्यू करो। अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति परिसंघ। तो ये प्लीज 4 डिस्ट्रिक्ट कर लेना, ठीक है, अनुसूचित जाति परिसंघ। और एक और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आपकी परीक्षा वाड़ी में एक और चीज करोगे, पांचवा, वो है आपके क्या, आपके ऑर्नामेंट्स, यानी कि गहने। उस किताब में इंडेक्स में जाके देखना, आपका जो चैप्टर है मेरे ख्याल से वो है, क्या कहते हैं, कल्चर करके है मेरे ख्याल से। एक मिनट ना, हाँ, ये आपका वो है ना, संस्कृति, चैप्टर नंबर 10। उसमें आपका गहने दे रखे हैं कि पैरों में कौन सा पहनते हैं, कमर में, कान में, आपके क्या कहते हैं, नोज में। ये भी एक इनका फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई एक गहना वो पूछते ही पूछते हैं कि ये बॉडी के किस पार्ट में पहना जाता है, कि कमर का है, कि पैरों का है, कि हाथों का है, या कानों का है, या माथे का है। ठीक है, तो ये पांचवा आपका टारगेट असाइनमेंट है उस किताब से खत्म करने का। ठीक, चलो। अच्छा, अनुसूचित जाति परिसंघ, इसमें लिखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी फिर से बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाई, 1942। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1942। उसके बाद लिखिए अरि सॉरी अरु विपुरम, अरु विपुरम, अरु विपुरम मूवमेंट, अरु विपुरम मूवमेंट। ये चलाया था, लिखो, आपके नारायण गुरु, नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु 1888 में, 1888। उसके बाद लिखिए जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट। ये लिखिएगा मुदलियार, या पूरा लिख लो इनका, सी एन मुदलियार, MUD, मुदलियार, LIYAR, मुदलियार। ये चलाया था 1916 में, 1916 में, 1916। फिर लिखिए आत्मसम्मान मूवमेंट। ये सब ध्यान रखना क्या है, लोअर कास्ट मूवमेंट है, कि कैसे लोअर कास्ट जो डिप्रेस क्लास है, कैसे उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए सोशली, इकोनॉमिकली। तो आत्मसम्मान, सम्मान, आत्मसम्मान मूवमेंट। ये लिखिएगा रमा स्वामी, रमा स्वामी। ठीक है, रमा स्वामी 1920, रमा स्वामी 1920।
चलिए, हाँ मैंने क्या कराया था आखिरी, आत्मसम्मान आत्मसम्मान मूवमेंट करवाया था मैंने, और इसका मैंने कराया था रमा स्वामी, ठीक है, 1920। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर लिखिएगा नेक्स्ट आपका प्रजा मित्र मंडली। प्रजा मित्र, ठीक है, प्रजा मित्र मंडली। प्रजा मित्र मंडली, इसका लिखो CR रेड्डी। CR रेड्डी, प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी, ठीक है। ईयर छोड़ दो उसका, हम लोग को मिलता नहीं कहीं। देन लिखो वाइकोम मूवमेंट। वाइकोम, ठीक है, ऐसे करके होगा वाइकोम। वाइकोम मूवमेंट, वाइकोम मूवमेंट, ये लिखो TK माधवन। वाइकोम मूवमेंट TK माधवन, ठीक है, TK माधवन। TK माधवन, ईयर लिखिए 1924। वाइकोम मूवमेंट TK माधवन 1924। और फिर लिखो गुरु वयार मूवमेंट, ये भी डिप्रेस क्लास मूवमेंट था। गुरु वयार, VAYAR, गुरु वयार, गुरु वयार मूवमेंट, ये लिखिएगा के कलप्पन। इसको शुरू किसने किया था? के कलप्पन। के कलप्पन 1931, ठीक है, के कलप्पन 1931, ये आपका 1931 में शुरू हुआ था, ठीक। चलिए, तो ये एक आपकी लिस्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो हैं इन्हीं डिप्रेस क्लास को लेके सीधे सीधे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़े से इसी के अंदर मैं थोड़े से माइक्रो लेवल के पॉइंट्स लिखा रहा हूँ कि इन केस अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगला अगले पैराग्राफ से लिखना शुरू करना, लिखिएगा। तो जैसे मैं लिखा चुका था कि भाई जो सत्य शोधक समाज थे उसके जो फाउंडर थे आपके कौन थे? ज्योतिबा फुले। मैंने लिखाया था 1873 में इन्होंने शुरुआत की थी। तो थोड़ा सा हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में लिख लेते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगला पॉइंट बना के शुरू करना, इसी में लोअर कास्ट मूवमेंट के अंदर ही इसको लिखो सब कुछ जो लिखा रहा हूं मैं। लिखिए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले स्टैब्लिश, ज्योतिबा फुले स्टैब्लिश गर्ल स्कूल, या हिंदी में कन्या विद्यालय या गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल्स या स्कूल, गर्ल्स स्कूल इन पुणे। कहाँ पे खोला था इन्होंने? पुणे में खोला था। और बहुत बड़ी बात है कि भाई अलग से गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोलना, गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1851, इन 1851। क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई पुणे में जो गर्ल्स स्कूल खोला गया था पहली बार वो किसने खोला था? तो आपने टिक करना है ज्योतिबा फुले ने खोला था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आके लिखिए इन 1872, इन 1872, 1872 ही रोट अ बुक। ये जो ज्योतिबा फुले साहब थे, इन 1872 ही रोट अ बुक गुलामगिरी। ही रोट अ बुक गुलामगिरी, ठीक है। कहते हैं इस बुक में, गुलामगिरी में, इन्होंने जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो डोमिनेंसी थी उसको चैलेंज किया था कि भाई आप पूरे सोसाइटी में आप ही डोमिनेंट रहते हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, सोर्स जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब पे आपका अधिकार होता है। एजुकेशन के मामले में भी आप ही लोग सबसे ज़्यादा आगे होते हो परसेंटेज में। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। समाज जो है सबके लिए है, सभी सभी वर्गों के लिए है, सोसाइटी सभी कास्ट्स के लिए है, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो गुलामगिरी बहुत एक कह सकते हो कंट्रोवर्शियल बुक थी जिन्होंने ओपन चैलेंज किया था, किसको? ब्राह्मण्स को खास तौर पे किया था, ब्राह्मण्स को और पुरोहित को। अच्छा, फिर लिखिए ही रोट, ही रोट फॉलोइंग बुक्स। जो आपके ज्योतिबा फुले थे, ही रोट फॉलोइंग बुक्स। तो किताबें शायद एग्जाम में अगर मान लो ये मूवमेंट ना पूछे तो ये किताबों के नाम पूछ लेंगे आपसे। तो लिखिएगा, पहली किताब लिखिएगा ज्योतिबा फुले की, ही रोट फॉलोइंग बुक्स, पहला लिखिएगा। अब किताब में थोड़ा हिंदी में ही है तो इंग्लिश में स्पेलिंग देखो कैसे बनाते हो आप लोग। सार्वजनिक, SAR, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक, सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य
धर्म, ये पहली किताब हो गई, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। देन उसके बाद एक और किताब लिखो इनकी, सेकंड आपकी बुक, धर्म तृतीय रत्न, धर्म तृतीय, तृतीय, धर्म तृतीय रत्न, धर्म तृतीय रत्न। और एक और किताब लिखी है इनकी, शिवाजी की जीवनी, शिवाजी, शिवाजी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, ठीक है। तो ये तीन बड़ी फेमस किताब थी जो ज्योतिबा फुले साहब ने लिखी थी। अच्छा, फिर लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद एग्जाम में आ जाए। इन 1876, in 1876, 1876, in 1876 he becomes the member of, he becomes the member of, becomes the member of पूना नगर पालिका, member of पूना नगर पालिका। पूछ सकते हैं भाई कौन बना था पूना नगर पालिका का मेंबर? ज्योतिबा फुले। देन लिखिए, फ्रॉम 1888 onwards, from 1888 onwards, the common man या the followers called him महात्मा, the followers called him महात्मा। तो अब देखिए, इतिहास में दो लोग के नाम हो गए महात्मा, एक हमारे गांधी जी, उनको भी महात्मा कहा जाता था, और दूसरे हमारे क्या हो गए, ज्योतिबा फुले, इनको भी महात्मा कहा जाता था। तो यानी कि क्वेश्चन ये आया कि भाई इन चारों में से किसको महात्मा कहते थे, और गांधी जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा आंख बंद करके आप टिक करके आएंगे ज्योतिबा फुले। ईयर तो शायद ही दे, लेकिन 88 में लिखा दिया, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके, ठीक, एक और पॉइंट लिख लो, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज पेपर, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज पेपर, शायद आ जाए, ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज पेपर दीन मित्र, दीन मित्र, ठीक है। इनका बड़ा फेमस न्यूज़पेपर था, ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज पेपर दीन मित्र, दीन मित्र, ठीक। चलिए, जस्टिस पार्टी में आपको लिखा चुका था, सीधा सीधा हमको सीधे उसी में जाना, तो और भागे नहीं बढ़ना। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी में कर चुके हैं। वाइकोम सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया था किसने शुरू किया था, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये हेडिंग डाल दो भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड दलित मूवमेंट। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड दलित मूवमेंट, एंड दलित मूवमेंट। चलिए, इसमें लिखिएगा पहले कुछ इनका इनिशियल पॉइंट लिख लो, जो एक सिंगल लाइन है, बिना लैंग्वेज बनाए। बर्थ लिखिए इनका 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। और फिर एक लिखिए महार कास्ट, महार, MAHAR, महार कास्ट। पूछ सकते हैं भाई कास्ट, किस कास्ट को बिलोंग करते थे? महार कास्ट, जो कि क्या मानी जाती थी, अछूत या अनटचेबल मानी जाती थी, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ यहीं पे लिख दो, ये छूट गया था, प्लेस ऑफ बर्थ शायद पूछ लें आपसे, महू, महू इंदौर MP, महू इंदौर आपका MP, ठीक है, महू इंदौर MP। अच्छा, फिर उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, हाँ ये लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। इन 1927, जो सोसाइटी थी वो मैं आपको लिखा चुका था, इसलिए दोबारा लिखा नहीं रहा हूं मैं। इन 1927, 1927 he started a Marathi magazine, he started a Marathi magazine, देखिए क्या नाम था उसका, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत, KRIT, बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत। तो या तो पूछ लेगा कि लैंग्वेज कौन सी थी बहिष्कृत भारत मैगजीन की, तो मराठी थी। और किसने शुरू की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और
एज यूजुअल है कि इस मैगजीन का जो टाइटल होता था वो क्या होता था कि जो जो आपके तरह तरीके के जो डोमिनेंसी या जो इन अनह्यूमन बिहेवियर किया जा रहा है डिप्रेस क्लास के लोगों के साथ, उसके बारे में इस मैगजीन ने लिखा करते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए अगला पॉइंट करके, ही अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही अटेंडेड ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, he attended all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहीं से मुझे बता दो 1930 से लेकर 32 तक के जो इंसिडेंट थे ऑर्डर वाइज, जिसको याद हो वही बताना। हम्म सर पहले सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, हम्म फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक, फिर गांधी इरविन पैक्ट था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बढ़िया। चलो वापस आते हैं। तो आपका ये इन्होंने तीनों के तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। ठीक है, और मुझे कौन बताएगा कि पाकिस्तान जो था उसको लेके 3 पर्सन और उनके काम, उनसे रिलेटेड जो मैंने लिखाया था, पाकिस्तान को लेकर 3 अलग अलग पर्सन, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान को लेकर, कुछ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। 3 नाम पढ़ाए थे ना, जब भी मैं बोलता हूँ पाकिस्तान, वो 3 नाम कौन से हैं, उनका क्या रिलेशन है पाकिस्तान से, ये भी एग्जाम में पूछते हैं घुमा के। किसी को याद है? अगर मैं उनके नाम लूँ तो हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। हाँ हो मोहम्मद गया। इकबाल, हाँ, चौधरी रहमत अली। इकबाल का क्या काम था? उन्होंने आइडिया दिया था सेपरेट नेशन का सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। मांगा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। और एक पर्सन बचा। चौधरी रहमत अली। सर उन्होंने वर्ड दिया था पाकिस्तान इंडिया। 1933 में। हाँ ठीक, बढ़िया। चलो वापस आते, अब देखो इसी तरीके का मैं चाह रहा हूँ ना, उत्तराखंड रट्टा मारो, मतलब घोल के पी जाओ। मैं ऐसे स्टूडेंट्स मेरे, वो अभी तो आपके बैच में नहीं हो, वो खाली टेस्ट सीरीज वो लोग देते हैं, मैं उनको ऐसे जानता हूँ कि उनको ना पूरा परीक्षा वाली ना रटी हुई है, मतलब उठा के पूछ लो सारे बता देंगे, एक एक वर्ड उनको पन्ना याद है। और तभी वो हर एग्जाम में, जितने भी पीछे एग्जाम हुए 1-2 सालों में, सब में वो 80% या 85% या 90% तक क्वेश्चन सही करके आए, सिर्फ वही पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन भर में परीक्षा वाणी जितनी बार उठा के पढ़ोगे उतनी बार आपको फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ जीएस का एक सेक्शन आपका सही होता जा रहा है। ठीक, उधर परीक्षा वाणी को भी सही करो अपना, जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है। अच्छा खैर वापस आते हैं। हाँ, तो इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या की थी, अटेंड की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए चलो अब हम लोग थोड़ा सा साइंस कर लेते हैं, बायो जो है, क्योंकि वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ हमारा। फटाफट शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं करनी हमने, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। लास्ट क्या कराया था मैंने आपको, कुछ याद है किसी को? राइबोसोम्स करवाए थे सर। राइबोसोम्स तो हो गए थे, राइबोसोम्स ने क्या कराया था? 20 अमीनो सर एसिड, हाँ एसेंशियल एंड नॉन। ठीक ठीक ठीक। खुला नहीं क्या? एक मिनट, स्क्रीन पे कुछ अभी आया है? नहीं, शेयर हो रहा है ना स्क्रीन पे, मेरे को खुली नहीं साइट। हाँ ठीक है, आगे बॉटनी लिखा हुआ सबकी स्क्रीन पे आ गया, बॉटनी लिखा हुआ। यस। ठीक, तो हम लोग का जो है वो सारा हो गया था हमारा। ठीक है, ठीक, तो ये वाला हमारा लास्ट था, राइबोसोम वाला। ठीक, कि 70S और 30S हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब चीजें हमारा क्या था, लास्ट हमारा था जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। आ, एक मिनट, अगला हेडिंग डालना क्रोमोसोम्स, हेडिंग डालिएगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ठीक, तो क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसे मैंने उस दिन बताया था, ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, थ्रेड लाइक मत लिखो, एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं, बस सीधा लिख लो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। थ्रेडेड आपको याद रहेगा, लोकेटेड, ये आपके कहाँ मिलते हैं आपको, लोकेटेड इनसाइड द
न्यूक्लियस, दोनों में मिलेंगे, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसमें लिख दो क्रोमोसोम्स, दोबारा सेकंड पॉइंट में लिखिए क्रोमोसोम्स, उसके आगे एरो बना के लिख दो प्रोटीन, ऐसे करके लिख देना प्रोटीन, प्रोटीन प्लस डीएनए, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम होता है वो दो चीजों से मिलकर बनाता है, मेन तौर पे प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। एग्जाम में ही अब यही से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इन चारों में से जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है, तो एक ऑप्शन में आपका लिखा होगा प्रोटीन एंड डीएनए, तो ये आपको टिक करना है, ठीक है। फिर बाकी इसको नहीं लिखना, खाली सुन लो उसको, क्या है कि पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चों में आता है, एंड डीएनए कंटेन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला लाइन है इसको खाली समझनी है कि भाई हमको आधे क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम जो है वो अपने फादर से मिले हैं और हाफ क्रोमोसोम्स हमें अपनी मदर से मिले हैं, और जो भी उनके ट्रेड्स हैं, जो उनके करेक्टर्स हैं फादर की साइड के, मदर की साइड के, वो सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो हम पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये वाला थर्ड पॉइंट वही दोबारा इसको रिपीट हो गया है कि दैट सर्व टू कैरी द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, जो हमको अपने गार्जियन से हमको मिलते हैं। अच्छा, फिर पॉइंट क्या है, इन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस दिस रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वही इसी बात को रिपीट कर दिया गया है कि भाई ये कहाँ रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं। अच्छा, फिर आते हैं आखिरी पॉइंट में जो लिखा हुआ है, ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स, ठीक है, और 23rd जो होता है वो क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसको समझ लो किस तरीके से है, देखो इसको अगला पॉइंट बना के लिखो 22 पेयर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो 22 पेयर्स, और उसके आगे एरो बना के लिख दो ऑटोसोम। फिर भी इसको देख लेना, अगर आपका नहीं हो रखा है तो उसको कर लो, ठीक है, अगर हो रखा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर बाद में ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं हो रखा है तो उसको कर लो। हुआ है। हो रखा है, यस सर। ठीक है, फिर अभी तो आपका हो रखा है तो फिर लीव कर दो क्लास को, जब वो करेंगे तो हम लोग, ठीक है। अच्छा, 22 पेयर्स जो है आपके क्या है, आपके ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और 23rd जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। अब 23rd पेयर का मतलब अगर मेल है तो उसमें क्या होगा, एक्स और वाई होगा, और अगर फीमेल है तो उसमें क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कितने पेयर आपके ऑटोसोम के होते हैं, तो आपने टिक करना है 22 पेयर, ठीक है। अगर इसको मैंने यहाँ बनाया नहीं, सॉरी डायग्राम छूट गया, अगर मैं 22 पेयर की बात करूं, कुछ इस तरीके से 22 पेयर की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक पेयर, दो पेयर, ऐसे करके पूरे कितने होंगे, 22 पेयर होंगे, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमने जो जेनेटिक स्टडी की है, एक हमने ध्यान रखना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत डिटेल में चलाया था, 2 साल प्रोजेक्ट चला। इसमें जो ये 22 पेयर हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ वर्ड ऑटोसोम, जैसे ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ऐसे करके ये तीसरा पेयर है, हमने एक एक पेयर में ये पता कर लिया। और ध्यान रखना ये जो 2 पेयर है ना, ये फादर से हैं और ये वाला मदर से है। तो जैसे हमको ये पता चल गया कि जो थर्ड पेयर है उससे, मैं एक खाली फंक्शन बता रहा हूं, उससे हमारी हाइट क्या होगी ये पता चलता है, यानी कि इसमें फादर की हाइट हम पे आने वाली है या मदर की हाइट हम पे आने वाली है, तो ये उसके लिए ये दोनों पेयर जिम्मेदार होते हैं। तो कौन सा डोमिनेंट होता है ये किसी को नहीं पता आज तक, ना साइंटिस्ट बता पा रहे हैं कि क्यों बच्चे की हाइट जो है वो फादर पे चली जाती है या दूसरे बच्चे की हाइट क्यों मदर पे चली जाती है, लेकिन वो ये बता पाए हैं कि जो थर्ड पेयर है आपका, जो ऑटोसोम है थर्ड पेयर वाला, वही हाइट के लिए जिम्मेदार है। और भी बहुत सी हमारी कैरेक्टर्स हैं जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये वाला जिम्मेदार है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ जो है दोनों मेरे ख्याल से 5'4" या 5'5" के हैं, और जो सचिन का बेटा है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, उसकी जो हाइट है वो लगभग अगर आप देखो तो करीब करीब 6 फीट के करीब है। तो सचिन भी भाई 5'2" का, और उनकी वाइफ भी जो है वो 5'2" या 5'3" की है, तो फिर बच्चा 6 फीट का कैसे निकल गया? उसके पीछे राज छुपा हुआ है, मदर की साइड से कोई होगा, यानी कि नाना की साइड से कोई होगा लंबा, या दादा की साइड से कोई लंबा होगा, उसके जीन्स कैरी ऑन करते आ रहे हैं, और इस लड़के में जाकर यानी कि सचिन के बेटे में जाके वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। बस इतनी कहानी आपको समझनी है, ठीक है।
यहीं से हमने एक और चीज पता की 22 पेयर से, वो है आपकी क्या, ये क्या कहते हैं, आपने ये सुना है डाउन सिंड्रोम, किसी ने सुना है डाउन सिंड्रोम? ये वर्ड किसी ने सुना है डाउन सिंड्रोम, या सुना ही नहीं किसी ने डाउन सिंड्रोम? नो सर। नो ठीक, देखो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21st जो पेयर होता है ऐसे करके, जब उसमें कभी खराबी आती है तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, उसकी आंखें बड़ी होंगी, तो वो डाउन सिंड्रोम होता है। ये तो एक खराब बात हो गई। और अच्छी बात ये हो गई कि हमारी जो जो साइंस है वो इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हम लोग सेकेंड मंथ में ही, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में ही, या ज्यादा से ज्यादा थर्ड मंथ पे ही पता लगा लेते हैं कि जो अंदर फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, यानी कि कोई डाउन सिंड्रोम या मेंटली डेवलपमेंट या कोई ऑर्गन तो नहीं मतलब डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी कंट्री में, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ हमारे इंडिया में, ये प्रोविजन है कि हम उसको क्या करा सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका भी कुछ देशों में, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन यूरोप में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये डिजीज का पता चलने के बाद भी आफ्टर 2 मंथ पता चल जाए कि भाई जो अंदर फीटस है उसमें कोई खराबी है, वहां के रूल के हिसाब से वो अबॉर्ट नहीं करा सकते, उनको वो बच्चे को पैदा करना पड़ेगा और पालना पड़ेगा, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो। हमारे भारत में अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस टॉपिक में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 23rd जो आपका पेयर होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, मेल या फीमेल आपका होगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम्स का हमने इतना ही पढ़ना होता है। अब आते हैं अगला, हम लोग जो टॉपिक है वो लिखो माइटोसिस, हेडिंग, सॉरी ये सेल डिवीजन, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। चलिए इसमें लिखिएगा, सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, जो आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा भी होगा। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखिएगा माइटोसिस, पहला आपका लिखिए माइटोसिस, उसके आगे एरो बना देना। और दूसरा आपका लिखिए माइटोसिस के बाद, शायद आप लोगों को पता होगा, किसी को पता है दूसरा क्या होता है? मियोसिस मियोसिस। ठीक है, फर्क क्या होता है दोनों में, कौन बताएगा? माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है? दोनों ही सेल डिवीजन है, बट दोनों में फर्क क्या है? देखो इसमें क्या होता है, माइटोसिस में, शॉर्ट में लिख लो क्योंकि उतना ही पढ़ना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जो आपका डिप्लॉयड सेल होगा वो क्या करेगा, अपने ही जैसा क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड सेल। ठीक, ये क्या होती है, माइटोसिस की खासियत होती है। और ध्यान रखना सेल दो तरीके के होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि हाफ, डिप्लॉयड यानी कि फुल, एक लेमन लैंग्वेज में। तो माइटोसिस में ध्यान रखना एग्जाम में क्या आता है कि माइटोसिस में आपका जो है वो जो सेल बनता है कैसा बनता है, हैप्लॉइड की डिप्लॉयड, तो आपने टिक करना है डिप्लॉयड, और हमेशा माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल में होगा। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, आफ्टर द बर्थ या ड्यूरिंग द फीटस, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे हाथ पांव बनते हैं, हम पूरा 9 मंथ का हमारा ग्रोथ होती है, और अभी भी आफ्टर द बर्थ जब तक हमारी हाइट बढ़ती है, यानी कि 17-18 साल तक हमारे पूरी बॉडी में क्या होते हैं, ये माइटोसिस होती है। ठीक है, और जैसे कि 17-18 साल के बाद आपकी जो ग्रोथ होनी है वो बंद हो जाती है, जो हाइट बढ़नी होती है वो 17-18 साल तक होती है, उसके बाद कोई हाइट नहीं बढ़ती। तो 17-18 साल के बाद जो हमारी बॉडी में लगातार, मैंने बोलता कि दिन भर आप काम करते हो तो क्या होती है, टिश्यू टूटते हैं, इंजरी होती है, वो आपको पता नहीं चलती है। और आपका जो ये ऊपर की स्किन है, ये कौन सी सेल है आपकी, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये हर आफ्टर एवरी 14 डे ये स्किन पूरी चेंज होती है, आपकी शेडिंग होती है, आपको दिखाई भी नहीं देता, लगातार नीचे से नई स्किन बनती है। तो इन सब में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। तो एक शॉर्ट में लिख लीजिए, फॉर ग्रोथ। माइटोसिस वाला जो सेल डिवीजन होगा वो किसके लिए होगा, हमेशा ग्रोथ के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये टिक करके आना, ग्रोथ के लिए होता है। म्यूसिस जो होता है इसमें आपके क्या बनते हैं, आपके स्पर्म बनते हैं, जो कि ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है मेल में। और क्या बनता है, आपका एग बनता है फीमेल में, जो कि क्या होता है, आपका हैप्लॉइड होता है। बस इतना आपको रखना है। ठीक है, यानी कि म्यूसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे सेल पैदा करता है, हैप्लॉइड करता है, यानी कि हाफ बनाता है सेल, और ये
मेल में स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मियोसिस का एग्जाम्पल है, और फीमेल में जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? आपका मियोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख दिया यहां तक? सबने लिख दिया? क्लियर है यहां तक? माइटोसिस और मियोसिस में फर्क समझ में आ गया? एग्जाम में कर लोगे कि वो ऊपर वाला ग्रोथ के लिए है और नीचे वाला जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पर्म और एग के बनने के लिए, जो कि दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है भाई सबको यहां तक? तो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्टेज में चलता हूं, फिर मैं बताता हूं और क्या चीजें। Yes, sir. ठीक। अब क्या होते हैं ये लोग जो है एग्जामिनर जो है माइटोसिस की और मियोसिस की जो स्टेजेस होती हैं उनको पूछते हैं, जो आपको याद रखना जरूरी है। तो हेडिंग डालो छोटी सी, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। बस इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, PMAT। अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम लोग जैसे याद कराने की कोशिश करते थे, ऐसे बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर एट ऑफिस। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अब ये एग्जामिनर क्या करते हैं कि ये जो 4 माइटोसिस की स्टेजेस हैं इनको वो आगे पीछे कर देंगे और पूछेंगे शुरू से आखिरी तक लगाओ। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, PMAT। अब इसमें PMAT क्या है? पी से लिखो आपका प्रोफेज। अब आप लोग याद नहीं कर पाओगे वैसे अगर नॉन साइंस वाले हो तो। प्रोफेज ये पहली स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें पी लिखा दिया मैंने। दूसरा लिखो एम से मेटाफेज। फिर तीसरे लिखिए एनाफेज। और चौथा लिखिए टीलोफेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? PMAT। तो अगर आपको ये याद ना रहे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कोई बात नहीं, ये PMAT याद रखोगे बहुत है। पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा, बस। इसी को क्या कर देंगे? जंबल कर देंगे, ATMP कर देंगे वो, या ऐसे कर देंगे MPAT कर देंगे, बोलेंगे इनको ऑर्डर वाइज लगाओ। मतलब ऐसे PMAT नहीं लिखा होता, पूरा ऐसे लिखते हैं, ये पूरा ऐसे लिखेंगे आपको, इसको जंबल कर देंगे। तो बस ये PMAT याद आएगा, प्राइम मिनिस्टर एट ऑफिस। क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ू मैं। ठीक है, तो ये आपकी किसकी स्टेजेस हो गई? आपकी माइटोसिस की हुई। ठीक है, इनके अंदर भी प्रोफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या होता है। जैसे कि अगर एक डायग्राम देखें तो ये आपका है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, प्रोफेज। इसमें प्रोफेज को भी डिवाइड किया गया, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज। इसमें आप जैसे देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जो आपका हमारे सेल के अंदर क्या है, जो क्रोमोसोम्स है, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है, फिर बीच में एक क्या बन रहा है, रो बन रही है, फिर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इधर आगे क्रोमोसोम डिवाइड होकर आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए आपके। ठीक है, तो वो हमने नहीं पढ़ना अभी, वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेजेस कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब अगला लिखिएगा स्टेजेस इन मियोसिस। वो भी बहुत पूछता है वो, स्टेजेस इन मियोसिस। स्टेजेस इन मियोसिस। ठीक है, अब यहां पर भी वही स्टेजेस हैं जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, यानी कि PMAT। ठीक है, यहां तक चलो समझ में आ गया। PMAT वही स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो यहां तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। और वो क्या, एग्जामिनर क्या करता है, ये जो प्रोफेज है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो उसमें लिख लो प्रोफेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, या लिख लो 4 ही लिखो अभी तो, इनटू 4 सब स्टेजेस, इनटू 4 सब स्टेजेस। ठीक है, मैं किसकी पढ़ा रहा हूं आपको? मियोसिस में। मियोसिस में क्या डिवाइड किया हमने, जो पहला फेज है प्रोफेज, उसको 4 सब स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। इसमें लिखो ये 4 स्टेजेस कौन है, इसको भी जंबल करते हैं। पहला लिखिएगा लेपो लेपोटीन, इसमें एल याद रखना। सेकंड लिखो जाइगो जाइगोटीन। फिर थर्ड लिखो PA
CHY, पैचिटीन। फिर फोर्थ लिखो डिप्लो, DIPLO, डिप्लोटीन। ठीक है, और एक फिफ्थ भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में आ जाता है आपका डाइकेनाइसिस, DIAKINESIS। ठीक, तो ये किसको डिवाइड कर रखा है, सब डिवीजन, जो मियोसिस में प्रोफेज पहला स्टेज है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। 4 तो हम लोग याद नहीं कर पाते, 5 ही करना पड़ता है हम लोग को, 5 में। लिख दिया यहां तक, सबने लिख दिया? हो गया भाई सबका? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो एक आपने अमेरिका की एक पुलिस सुनी होगी, LAPD, है ना, LAPD, अक्सर कभी देखा होगा, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। कुछ इससे ही मिलता जुलता नाम इसका भी बनेगा, LZPD²। ठीक है, एक ही जगह पर खाली Z आ गया बस। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके एग्जाम में ये ऐसे करके दे देंगे 4। ठीक है, और इन चारों को जंबल कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, तो जहां आपको ये मिल जाए LZPD, यानी कि LAPD में बस एक ही जगह Z लगा देना, तो LZPD, L फॉर लिपोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P से पैचिटीन, D, एक जो D है डिप्लोटीन, और जो स्क्वायर है दूसरा वाला डाइकेनासिस। ठीक है, तो ये LAPD से, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, LZPD²। क्लियर है यहां तक ध्रुव, अदिति, श्रुति? यहां तक हो गया, समझ में आ रहा है? कर लोगे? यस सर। ठीक है, यस। तो इसमें Yes, sir. इसमें इतना ही पूछते हैं। मैंने देखा UP PCS, MP PCS, राजस्थान PCS, इन्होंने और डिटेल में ये लोग गए नहीं, इतना ही बच्चे याद कर लें, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है वो क्लास 12 की बायो के, इवन आपके जो नीट की तैयारी करते हैं वो सब ये वर्ड याद करते हैं, लेकिन NCERT में लिखा हुआ है माइटोसिस मियोसिस, तो हमको पढ़ना पड़ता है। तो पहला वाला मैंने आपको लिखा दिया कि जो माइटोसिस है उसको आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर एट ऑफिस, PMAT, इस तरीके से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज। और मियोसिस को भी PMAT में डिवाइड किया गया, लेकिन प्रोफेज को फर्दर ये 5 डिवीजन में बांटा गया। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखो अब आपका, लिखिए इसमें, इन बायोलॉजी देयर आर 5 मेन किंगडम्स। इसमें लिखिएगा, इन बायोलॉजी देयर आर 5 मेन किंगडम्स। ये पहले लिख लो, जब लिख लो तो मुझे बताना, लिख दिया आप लोगों ने, फिर समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा। एक साथ नहीं कराएंगे हम लोग, एक साथ नहीं करेंगे फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन लिख दो पहले 5। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, किंगडम मोनीरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, देन उसके बाद एनिमेलिया, और फिर आपका प्लांट या प्लांटिया भी लिख सकते हो आप। जब हो जाए मुझे बताना तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे डिस्कस करेंगे फिर। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक, बाकी और किसका हो गया आप लोग का? ध्रुव? यस सर। ठीक, ये नाम आप लोगों ने कभी सुने हैं? इसमें ये तो सुना होगा आपने, फंजाई, यस सर, सारे सुने हैं। सारे सुने, बढ़िया। तो देखो इसको मैं पहले आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ क्या है, तो थोड़ा सा एक इमेज थोड़ा याद रखता है। देखो जो पहला मोनीरा है, अच्छा ये आप लोग को याद है, ये भी जंबल करके पूछ लेते हैं, ये जरा लिख लो, इसको भी एक लिख लो, नीचे से ऊपर। एक मिनट जरा मैं चेंज कर लूँ। हाँ, सबसे नीचे देखो क्या होती है, स्पीसी होती है, फिर जीनस होता है, उससे ऊपर फैमिली होती है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यहां तक लिख लो बस। पहले इसको लिख लो, ये आपका क्या हो गया, टॉप टू बॉटम। ये भी जंबल कर देते हैं और पूछते हैं इनको ऑर्डर वाइज लगाओ, बायो में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। टॉप टू बॉटम है ये, सबसे बड़ा किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, वैसे सब क्लास भी होता है बट हमने नहीं करना, ऑर्डर, ऑर्डर में सब ऑर्डर भी होता है, फैमिली, जीनस और स्पीसी। ठीक है, आप में से किसका, मुझे एक बार रिमाइंड करना, 12th में किसका बायो था? तीनों का था ना बायो, या तीनों का ही कॉमर्स और मैथ्स था?
सर सर हमारी साइंस विद मैथ्स था मेरा। अच्छा, स्तुति आपका क्या था? ह्यूमैनिटीज। अरे वाह। और ध्रुव का तो मैं ख्याल से कॉमर्स ही उसका भी है ना ध्रुव? ह्यूमैनिटीज था सर। अच्छा, ये लिख दिया। यस सर। कोशिश करना है इसको याद कर सको, क्योंकि इसको क्या करेंगे, जंबल कर देंगे। जंबल मैक्सिमम मैंने देखा है कि आपको ये देते हैं, यहां से देते हैं इसको, इसका ऑर्डर बिगाड़ देते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे। तो पहले नंबर यहां से शुरू करके तो ऑर्डर आएगा, उसके बाद फैमिली आएगी, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसी। अब इसको समझने के लिए हम सीधे इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने ऊपर, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में। सबको दिख रहा है इसको? हाँ, सबको दिख रहा है। देखो हम लोग क्या है, होमोसैपियंस। ठीक है, तो देखो होमो क्या है हमारा, जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीसी है। और अगर पूछा जाए कि हम ह्यूमन बीइंग की फैमिली क्या है, तो होमिनाइड। ठीक है, हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। और ध्यान रखना इसी ऑर्डर में किसको रखा गया है, प्राइमेट में, यानी कि हमारे साथ साथ और कौन है, बंदर, चिंपैंजी, ओरेंगोटैंग, गोरिल्ला, सब इसी ऑर्डर में प्राइमेट में रखे गए हैं। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बीइंग का कौन सा ऑर्डर है, तो क्या टिक करके आओगे, प्राइमेट। फिर देखो हमारा क्लास कौन सा है, मैमल, क्योंकि हम मैमल में उनको रखा जाता है, ध्यान रखना, जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, फिर देखो फाइलम कौन सा है हमारा, कॉर्डेटा, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको लिख लो मेरे साथ साथ। और किंगडम कौन सा है हमारा, एनिमेलिया। लिख दिया? दिख रहा है आप लोगों को? ये फोटो में छुप तो नहीं रहा है जो नीचे राइट में हमारी फोटो आ रही है? साफ साफ आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक, हो गया। सबका हो गया? तो मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन पूछे आते हैं, और मैक्सिमम मैंने देखा है ऑर्डर पूछता है कि बताओ ह्यूमन बीइंग का इन चारों में से कौन सा ऑर्डर, रट्टा मान लो प्राइमेट। और ध्यान रखना हमारे सबसे नजदीक कौन सा है, मंकी है कि गोरिल्ला है कि ओरेंगोटैंगो है कि चिंपैंजी है? मंकी। ना, ओरेंगुटैन। ओरेंगोटैंग। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ओरेंगोटैंग आपको शायद याद नहीं, मैं कौन सी मूवी बताऊं आप लोगों को, रेड कलर का होता है, हल्का हल्का उसके रेड कलर के बाल होते हैं। तो ओरेंगोटैंग के जो डीएनए है और जो हमारे डीएनए, हम ह्यूमन होमोसैपियंस के यानी कि ह्यूमन बींग्स के, वो 99% मिलते हैं। कुछ 1% का ऐसा हेर फेर हुआ ड्यूरिंग द इवोल्यूशन कि हम लोग आज यहाँ लैपटॉप के या इसके सामने बैठे हुए हैं और वो बेचारे जंगल में। वरना उनके और हमारे जो है 99% जीन्स मिलते हैं आपस में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो ये हमारा वो है, इवोल्यूशन है, किस तरीके से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं होमोसैपियंस में। इससे पहले जो थे वो क्या थे, होमो निएंडर थे। उससे पहले क्या थे, होमो इरेक्टस थे। उससे पहले क्या थे, होमो हैबिलस थे। और उससे भी पहले क्या थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, तो अगर आप देखो, इमेजिन करो चिंपैंजी आज स्थिति में, इस मतलब इस इवोल्यूशन के पोजीशन पे है, जो हम लोग आज से हजारों साल पहले थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, हमको यहां से यहां तक पहुंचने में हजारों साल का इवोल्यूशन का क्या लगा है, टाइम लगा है। ठीक है, एक थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए मैं देख भाई हम होमोसैपियंस क्यों बोले जाते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। कल कोशिश करूंगा 3 टेस्ट दे दूं, 4, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और आपका हिस्ट्री का टेस्ट। ठीक है, तो 4 के लिए मैं अभी बैठ जाता हूँ कि कल 4 आप लोग के लिए अपलोड कर दूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया हिंदी में दे सकते हो? थोड़ा डाटा उसमें अच्छा मिल रहा है मुझे। हिंदी, खाली आधुनिक भारत हिंदी में दे सकते हो? उसे क्वेश्चन हिंदी में समझ लोगे आप लोग? हाँ, हिंदी में समझ, सर थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ी दिक्कत होगी। चलो फिर मैं देखता हूँ फिर अपने लेवल से। ठीक है।